हेलो एवरीवन। आज से हम मैथमेटिकल फिजिक्स की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सीएसआर नेट फिजिकल साइंस मैथमेटिकल फिजिक्स में हम डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको हम प्रॉपर सोल्व करेंगे। क्लियर है? और इसके क्या क्या कंसेप्ट्स होने वाले हैं, क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स होने वाली है, ठीक है। और एग्जाम में हम इस जो डायमेंशनल एनालिसिस से क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे हैंडल करेंगे उसके बारे में हम इस सीरीज में हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम डायमेंशनल एनालिसिस के जो पीवाईक्यूज है उसको प्रॉपर सोल्व करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन आया है दिसंबर 2019 जो कि सेक्शन सी में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आया था। क्लियर है? और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या था। फॉलोइंग अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ठीक है, एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है। अ शॉक वेव प्रोपेगेट्स रेडियली आउटवर्ड्स। लेट E be the energy released in the explosion and rho be the mass density of the ambient air. Ignoring the temperature of the ambient air using dimensional analysis, the functional dependency of the radius r of the shock from on E through and the time t is A, B, C, D. इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है, क्लियर है? न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है तो वेव्स जनरेट होगी बहुत सारी और यहां से क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। तो हमने ई को क्या मान लिया है? एनर्जी रिलीज्ड। क्लियर? ई मींस क्या है यहाँ पे? एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड होगी, ठीक है। नेक्स्ट, एंड रो बी द मास डेंसिटी ऑफ द एम्बिएंट एयर, ठीक है। रो क्या है? मास डेंसिटी, मतलब जो एनवायरमेंटल एयर है उसकी मास डेंसिटी गिवन है। क्लियर है? जो कि रो मान के चलेंगे हम, मास डेंसिटी। क्लियर है? नेक्स्ट, इग्नोरिंग द टेम्परेचर ऑफ द एम्बिएंट एयर, टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, द फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ द रेडियस आर ऑफ द शॉक फ्रॉम ऑन ई रो इन द टाइम टी ई, ठीक है। यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी देखना है। क्लियर है? ये रेडियस आर किसकी रेडियस होगी? सीधी सी बात, यहाँ पे यहाँ से वेव्स निकलेगी तो हर एक वेव की क्या होगी? रेडियस होगी उसके सेंटर के साथ, तो उसको हम आर मान के चलेंगे। क्लियर है? तो आर क्या हो गया? रेडियस ऑफ वेव, रेडियस ऑफ वेव। इतनी सारी टर्म्स, इतना हमने समझ लिया इसको। और साथ में यहाँ पे टाइम गिवन है टी, जो कि क्या हो जाएगा? यहाँ पे टाइम है। क्लियर है? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे। किस प्रकार से करना है ध्यान से देखना, ठीक है। स्टेप फर्स्ट है हमारी यही है। क्या करना है आपको? बाय डायमेंशनल एनालिसिस, बाय डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। एज्यूम करना है रिलेशन, ठीक है। क्या रिलेशन? आर जो है रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आप मान लो यहाँ से एक तो ई मान लिया, एनर्जी है, ठीक है। अब इसकी कुछ ना कुछ तो पावर होगी, उसको हमने ए मान लिया। नेक्स्ट साथ में डेंसिटी, मास डेंसिटी रो मान लिया, इसकी पावर को हमने बी मान लिया। साथ में क्या है? टाइम है, जिसकी पावर को हम सी मान लिया। क्लियर है? अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद जो एनर्जी का पर्टिकुलर जो डायमेंशन है, जो रो का डायमेंशन है, टी का डायमेंशन है, प्रॉपर अप्लाई करना है। थोड़ा सा हेरफेर करना है, वेरिएशन करना है, और आपको क्या करना है? इसका एक फॉर्मूला बना देना है। और वो एक फॉर्मूला बनेगा, वो इन चारों ऑप्शन में से किसी न किसी एक से मैच कर जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे करना है, बहुत ईजी है। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल गया, ठीक है, जनरल रिलेशन। यहाँ ऐसे रिलेशन मान के चलते हैं। क्लियर? तो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल गया, आर इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ से देखो प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ से के लगेगा, हम कांस्टेंट मान लेंगे, जो कि डायमेंशनल क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। ये हो जाएगा ई ए रो टू द पावर बी एंड टी टू द पावर सी। ये एक फॉर्मूला बन गया है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही है फिजिकल क्वांटिटी से, ठीक है, इनमें क्या करना है? इनका डायमेंशन पुट करना है। तो सबसे पहले रेडियस की बात करेंगे। तो रेडियस क्या है? जनरली एक लेंथ है, तो लेंथ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है हम एल पे लिख के चलेंगे, ठीक है। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला एल हो जाएगा। नेक्स्ट, की का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, डायमेंशन लेस है ये, या इसको भूल भी जाओ, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायमेंशन को अपन को क्या करना है? नेक्स्ट यहाँ क्या करना है? इन सबके डायमेंशन राइट कर लेना है, ठीक है। रेडियस है, रेडियस जनरली एक लेंथ ही होती है, तो लेंथ का जो डायमेंशन है उसको हम एल से शो करेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे एनर्जी, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है के। यहाँ पे एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? एनर्जी और वर्क का डायमेंशन सेम होता है। एनर्जी और वर्क का डायमेंशन सेम होता है। और वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जिसमें जो फोर्स है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। क्लियर है? एन डी क्या होता है? यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? वापस से लेंथ यूज करते हैं, इसको डिस्टेंस रहने दो यहाँ पे, ये डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट, मास, मास के लिए हम यहाँ पे कैपिटल एम यूज करते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस मीटर के लिए यहाँ पे हम एल यूज करेंगे, और सेकंड स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? t-2। क्लियर है? नेक्स्ट, डी क्या है यहाँ पे? लेंथ है अगेन, तो एल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से जो एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा एम एल स्क्वायर टी-2, ठीक है। जनरली ऐसे एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला बनता है।
क्लियर है? बस यहाँ पे एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर t-2, ये एनर्जी का हुआ, साथ में इसकी पावर कितनी है a। नेक्स्ट मल्टीप्लाई रो क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपन वॉल्यूम। ठीक है, मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, जनरली m यूज करते हैं, और वॉल्यूम क्या होता है L⁻3, जो कि बन जाएगा ml⁻⁻3। ठीक है, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको भी ml⁻⁻3, पावर कितना है यहाँ पे b, मल्टीप्लाई बाई t, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला सिंपल t है, इसकी पावर कितनी है c है। क्लियर है? नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे हम आगे, तो ये बन जाएगा L तो इट इज है, L इज इक्वल टू K। नेक्स्ट अब m वाले टर्म को एक साथ लिख लेंगे, L वाले टर्म को एक साथ लिख लेंगे, और t वाले टर्म को एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, उससे पहले इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अब यहाँ पे m टू द पावर a, ठीक है, m टू द पावर a मल्टीप्लाई बाई m टू द पावर b, ये हो रहा है, ये मल्टीप्लाई में दोनों, तो हम सिर्फ m को लिख रहे हैं, m टू द पावर a मल्टीप्लाई बाई m टू द पावर b, तो क्या बन जाएगा ma प्लस b, ये बन जाएगा। नेक्स्ट अब l की बारी, l क्या हो जाएगा, l टू द पावर 2, साथ में a, तो 2a माइनस 3b हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2a माइनस 3b, इसकी पावर हो जाएगी। नेक्स्ट t क्या है यहाँ पे, टाइम कितना है -2a। ठीक है, ये अलग टर्म हो गई यहाँ पे, इसको मैं अलग बना रहा हूँ, -2a, साथ में क्या है मल्टीप्लाई में c, तो मल्टीप्लाई में t है, तो t टू द पावर c है, तो यहाँ पे -2a प्लस c हो जाएगा। ठीक है, ये क्लोज किया। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आपको सभी की पावर को कंपेयर करना है। ठीक है, पावर कंपेयरिंग, सिंपल हम पावर को कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो कंपेयर करने पर क्या मिलेगा, देखो इस साइड m नहीं है, तो m टू द पावर 0 है। ठीक है, तो यहाँ से हम m टू द पावर 0 लिखेंगे, तो m टू द पावर कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू m टू द पावर a प्लस b, a की इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट अब नेक्स्ट टर्म यहाँ पे l है, l टू द पावर 1 इज इक्वल टू, इधर l कितना है 2a माइनस 3b। नेक्स्ट t यहाँ पे नहीं है, इट मीन्स t टू द पावर 0 इज इक्वल टू t टू द पावर माइनस 2a प्लस c। नेक्स्ट इसको हम कंपेयर कर लेंगे अब। ठीक है, पावर को कंपेयर कर लेंगे, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे है t टू द पावर 0, इट मीन्स माइनस 2a प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, a हो जाएगा -b। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा -2b, a की वैल्यू -b है, तो क्या हो जाएगा -2b, तो -2b माइनस 3b, तो -5b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/5, ये b की वैल्यू -1/5। अगर b की वैल्यू -1/5 है, तो वापस से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये माइनस ऑलरेडी था, एक माइनस यहाँ से आ जाएगा, इट मीन्स 1/5, ये a की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ पे हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में, तो ध्यान से देखना, -2 इंटू a कितना है 1/5 प्लस c इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू निकालना है, ये -2/5 हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो +2/5 हो जाएगा। ठीक है, ये c की वैल्यू मिल गई, तो a की भी वैल्यू मिल गई हमको, b की भी वैल्यू मिल गई है, c की भी वैल्यू मिल गई है। कुछ नहीं करना, अब ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देना है। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना, या इसमें पुट करो, या फिर इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानो और इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, सिंपल। तो r क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू k। नेक्स्ट e, ये e लिख दिया है, कहां से लिख रहे हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट से लिख रहे हैं। तो k e टू द पावर, e कितना है, देखो e टू द पावर a है, a की वैल्यू कितनी 1/5, ये हो जाएगा 1/5, साथ में मल्टीप्लाई रो टू द पावर कितना है b है, b की वैल्यू कितना है -1/5 मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू कितनी है, t टू द पावर c है, c की वैल्यू 2/5, इसको रीअरेंज कर देना है, तो r। ठीक है, इसको प्रोपोर्शनल का साइन लगाना है, k को हटा देना है वापस से। क्लियर है? नेक्स्ट अब क्या करना है आपको, इनको एक साथ में लिखना है। ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ e डिवाइड बाय रो, ठीक है, टू द पावर -1/5, साथ में t टू द पावर 1/5 है, 2/5 है। ठीक है, तो इट मींस t का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने t स्क्वायर लिख दिया है। अब देखो e की पावर भी 1/5 है, रो की पावर भी क्या है, डिवाइड में 1/5 हो जाएगी, और t की पावर t स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो t स्क्वायर की पावर भी क्या हो जाएगी 1/5, मतलब इन तीनों की जो पावर है वो क्या हो जाएगी 1/5। क्लियर है? ये हो जाएगी। अब ऑप्शन में आ जाना है और ऑप्शन में चेक करना है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ध्यान से देखो, तो जो r है वो किस प्रकार से रिलेट कर रहा है, एनर्जी, टाइम और डेंसिटी के साथ। तो ये वाला ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ठीक है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। तो यहाँ से हमको
आंसर मिल गया। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और ये क्वेश्चन 2019 में आया था सेक्शन सी में, दिसंबर। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन आया था और 5 मार्क्स में था ये। ओके, हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एट्रैक्टिव कैलकुलस प्रॉब्लम डिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल पोटेंशियल वी आर इज इक्वल टू माइनस के बाय आर, वेयर के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, a particle of mass m with a non-zero angular momentum can never reach the center due to centrifugal barrier. If we modify the potential to Vr is equals to minus k by r minus beta by r cube, one finds that there is a critical value of the angular momentum Lc below which there is no centrifugal barrier. This values of Lc is, तो यहाँ पे कुल मिला के Lc की वैल्यू निकालना है और Lc क्या है यहाँ पे? एंगुलर मोमेंटम है। क्लियर है? वैसे देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्लासिकल मैकेनिक्स का है और सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम से ये सोल्व होगा जिसमें हम एग्जैक्ट 12 ला सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शन में ऑलरेडी 12 12 12 12 दिया हुआ है और हमको सिर्फ ये जो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज के एम स्क्वायर बीटा वगैरह दिया है। ठीक है, इसको हम प्रॉपर सोल्व करके कौन सा इसके अंदर से फिट बैठ रहा है वो हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, 12 तो फिक्स है, 12 ये कहाँ से आएगा? ये क्लासिकल मैकेनिक्स से। जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स की वीडियो बनाएंगे तब उसको हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम डायमेंशनल फॉर्मूले से इसको हम सोल्व करने वाले हैं। क्लियर है? तो ध्यान से देखना। अब यहाँ पे केप्लर्स की प्रॉब्लम है, इसमें एक पार्टिकल है जिसका मास m है। ठीक है, और उसका जो मोमेंटम है वो क्या है? नॉन जीरो है, L इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब वो पार्टिकल मोशन कर रहा है, किसके अंदर मोशन कर रहा है? वो सेंट्रल फोर्स फील्ड के अंदर मोशन कर रहा है। क्लियर है? अब जब वो सेंट्रल फोर्स फील्ड में मोशन कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम नॉन जीरो है, कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम रहेगा। ठीक है, साथ में वो जो पार्टिकल है वो सेंटर तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सेंट्रीफ्यूगल बैरियर उसको रोकेगा सेंटर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, बट जब हम इस पोटेंशियल को मॉडिफाइड करेंगे, ठीक है, इसके अंदर हम ये वाली क्वांटिटी ऐड कर देंगे तो यहाँ पे जो मोमेंटम होगा, अब वो मोमेंटम चेंज हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम में। क्लियर है? और वो जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू ही निकालना है हमको। क्लियर? एक बार फिर से इसको समझ लो। ठीक है, पहले मतलब इस वाले पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं। यदि कोई पार्टिकल एट्रैक्टिव फील्ड में मोशन कर रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो नॉन जीरो है, इट मींस L इज नॉट इक्वल टू 0। तो वह सीधे केंद्र तक नहीं पहुंच सकता है, सेंटर तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको सेंट्रीफ्यूगल बैरियर जो होगा वो उसको सेंटर तक रोकने के लिए सेंटर तक जाने नहीं देगा, उसको रोकेगा। क्लियर है? बट जब हम बीटा डिवाइड बाय आर क्यूब एक नई क्वांटिटी इसके अंदर ऐड करते हैं तो यहाँ पे अब सीधी सी बात है, ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसकी संभावना बढ़ती है यहाँ पे। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है यहाँ पे, जिसके कारण जो सेंट्रीफ्यूगल बैरियर पहले लग रहा था वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल बैरियर खत्म हो जाता है और वो जब खत्म होगा, ठीक है, बट वहां पे एलसी कुछ तो कुछ वैल्यू होगी एंगुलर मोमेंटम की, वही एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? ध्यान से देखना। अब सबसे पहले यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें तो जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम डेट इज एल विच इज इक्वल टू क्या होता है? एम वी आर लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, MVR इसका मेन फॉर्मूला है, जहां पे m क्या है? मास है, v वेलोसिटी है और r क्या है? रेडियस है। क्लियर? तो यहाँ पे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो अगर हम L का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L का, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है, इसको लेंथ ना समझना। m मास के लिए हम m यूज करते हैं। नेक्स्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, इसकी ऐसा यूनिट होती है। मीटर के लिए हम लेंथ का यूज करते हैं और पर सेकेंड इसलिए t -1 हो जाएगा। ये वेलोसिटी के लिए हो गया। ठीक है, मास के लिए m हो गया, वेलोसिटी के लिए ये हो गया। साथ में r क्या होती है? रेडियस, रेडियस क्या? लेंथ को शो करती है, इसको हम मिला देंगे। तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो बन जाएगा ml² t-1। ठीक है, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। नाउ ये हमने एंगुलर मोमेंटम के बारे में देख लिया फर्स्टली। ठीक है, सेकेंडली अब हम यहाँ पे पोटेंशियल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, इट मींस U बाय m, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर बात करें हम तो जो U है, U पोटेंशियल एनर्जी है और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml² t-2। ये हमने पहले देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट मास, मास के लिए हम m यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे तो जो v जो पोटेंशियल है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, m से m कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा l² t-2। क्लियर? नेक्स्ट इसी टाइप से हम क्या करेंगे यहाँ पे k और बीटा, यहाँ पे k एक
दो क्वेश्चन दिख रहे हैं हमको, एक तो के है और एक बीटा है, ठीक है। तो के की वैल्यू निकालेंगे और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो थर्ड स्टेप में हम के की वैल्यू निकालेंगे। तो के क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू वी इंटू आर। सीधी सी बात है, यहां से देख लो के क्या हो जाएगा, वी इंटू आर। क्लियर है, तो वी इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। अब के के डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो वी क्या है यहाँ पे, वी पोटेंशियल है, ठीक है। दिस इज वी पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे एल स्क्वायर टी माइनस टू है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट आर। आर क्या होता है, लेंथ, सॉरी रेडियस। रेडियस का क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको मिलाएंगे तो जो प्रॉपर डायमेंशनल फॉर्मूला के का बनेगा वो हो जाएगा एल क्यूब टी माइनस टू, ठीक है, ये के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट उसी टाइप से बीटा, बीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट अगर बीटा को हम यहां से देखें तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो अभी, ठीक है। नेक्स्ट तो बीटा, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब, ठीक है, वी इंटू आर क्यूब, ये हो जाएगा वी। वी का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट इज ये रहा, एल स्क्वायर टी माइनस टू। नेक्स्ट आर क्यूब, आर क्यूब इट मीन्स एल क्यूब हो जाएगा। इसको मिलाएंगे तो जो बीटा है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा 3 + 2 5 टी माइनस टू, ठीक है। यहाँ पे हमने सभी जो क्वांटिटीज इसके अंदर दी हुई थी सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला की, जो हमने पहले भी यूज करी थी, ठीक है। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर और बाय डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। ध्यान से देखना, एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन कौन सी क्वांटिटी है यहाँ पे, एक तो के है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है। एक यहाँ पे क्या है, एक तो के हो गया, एक मास है, ठीक है, एक हो गया मास, और एक और कांस्टेंट यहाँ पे बीटा है। इनकी पावर को ले लेते हैं साथ में, के टू द पावर ए, एम टू द पावर बी एंड बीटा टू द पावर सी, ठीक है। ये लेट हमने कर लिया है। अब यहाँ से हम सिंपल क्या करेंगे, एल का जो डायमेंशन है वो बनता हुआ यहाँ पे दिख जाएगा, तो उससे मैच करवा देंगे कौन सी क्वांटिटी यहाँ से ये मैच कर रही है। क्लियर है, तो ध्यान से देखना, एल, एल का जो डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेंगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। क्लियर है। नेक्स्ट इक्वल का साइन लगा लेंगे यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको इक्वली मान लेते हैं, ठीक है। साथ में क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट के का डायमेंशन फॉर्मूला, के का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, के का डायमेंशन फॉर्मूला एल क्यूब टी माइनस टू। नेक्स्ट टू द पावर बी हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई एम, एम क्या है यहाँ पे, मास है, मास के लिए हम एम यूज करते हैं। सॉरी यहाँ पे के टू द पावर ए है तो यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे बी आएगा मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट बीटा, बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला है यहाँ पे एल टू द पावर 5 टी माइनस टू, टू द पावर बीटा कितना है, पावर सी में है। क्लियर है। नेक्स्ट अब यहाँ पे एम वाली क्वांटिटी, एल वाली और टी वाली सबको सेपरेट लिखी हुई, यहाँ पे हम सिंगल कर देंगे, इसको एक साथ लिख देंगे। तो यहाँ पे एम टू द पावर बी हो जाएगा, एम टू द पावर बी, नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाई एल थ्री ए, एल थ्री ए, साथ में एल कहाँ पे, यहाँ पे प्लस 5c। क्लियर। नेक्स्ट टी टू द पावर माइनस टू ए, माइनस टू ए, नेक्स्ट टी यहाँ पे भी है माइनस टू सी, माइनस टू सी। क्लियर। अब इतना लिखने के बाद अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे कंपेयर कर लोगे पावर को, ठीक है। अब पावर को कंपेयर करके डायरेक्टली हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले एम को देखेंगे, तो एम की वैल्यू यहाँ पे 1 है, एम की वैल्यू बी है, तो यहाँ से बी की वैल्यू निकल के आ गई, बी इज इक्वल टू 1। क्लियर, एक टर्म क्लियर है। नेक्स्ट अब एल के लिए देखेंगे, तो यहाँ पे एल स्क्वायर इट मीन 2, 2 इज इक्वल टू एल की पावर कितना है यहाँ पे 3a प्लस 5c। क्लियर है। अभी नहीं निकाल पाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे b की पावर 1 है, हमको यहाँ अगर b होता तो हम निकाल पाते हैं। 2 3a प्लस 5c हो गया है। नेक्स्ट अब यहाँ पे एक और इक्वेशन बन रही है, l टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2a माइनस 2c हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे हम एलिमिनेशन लगा देंगे, सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, बात एक ही है, आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस सी, या फिर इसको हम सिंपल लिख लेंगे 2a प्लस 2c लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ से हम a को रिमूव करेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों में हम एलिमिनेशन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे एलिमिनेशन, ये जो पूरी इक्वेशन है इसको मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये वाली जो पूरी इक्वेशन है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन नहीं बन जाएगी, ठीक है। कौन कौन सी यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा 3 टू जा 6a प्लस 5 टू जा 10c इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ से ये हो जाएगा 3 टू जा 6a, नेक्स्ट मल्टीप्लाई प्लस का साइन है, फिर 3 टू जा 6c इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लूंगा c की वैल्यू, तो c की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ से c की वैल्यू सामने दिख रही है 4c इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, c की वैल्यू आएगी 1/4। क्लियर है। अगर c की वैल्यू 1/4 आएगी
तो हम इस वाले इक्वेशन में या इस वाले इक्वेशन में पुट करें तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, ध्यान से देखना, 2a प्लस 2c दोनों ही 1 के बराबर है, 2a प्लस 2c, ठीक है। इट मीन जो a की वैल्यू वो भी कितनी आएगी, 1/4 ही आने वाली, नहीं तो आप वैल्यू पुट करके चेक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कौन कौन सी वैल्यू मिल गई है, a b c की वैल्यू मिल गई है, क्लियर, a b c की वैल्यू मिल गई है जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, क्लियर। नेक्स्ट, अब मैं लास्ट एक्सप्रेशन इसका लिखने वाला हूँ क्योंकि अब आंसर आ ही गया लगभग। अब एल क्या है, फर्स्ट इक्वेशन देख लो आप इससे, ये वाली इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही लिख लो, क्लियर है। नेक्स्ट, अब एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k टू द पावर a, k टू द पावर a, ठीक है। a कितना है 1/4, तो यहाँ पे 1/4 लिख लेंगे, साथ में m टू द पावर b, तो m टू पावर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट बीटा, बीटा टू द पावर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। क्या बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ये बनता हुआ दिख रहा है k, ठीक है, साथ में अब यहाँ से थोड़ा सा चेक कर लो, ठीक है, के और बीटा, तो इसकी पावर क्या क्या आ रही है यहाँ पे, 1/4 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 ये वाला गलत हो जाएगा ऑप्शन, ये वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सही हो सकता है, ये -1/4, ये भी गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही दिख रहा है। इट मीन आपका जो आंसर आएगा वो सी आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो कि क्या है, के एम स्क्वायर बीटा साथ में 12, ये 1/4। अब यहाँ पे जो 12 है, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कैसे आएगी, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अगर ये हमने ऑलरेडी कैसे सोल्व किया है, सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनली इसको सोल्व किया है, ठीक है, इसलिए हम इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू 12 है कांस्टेंट वो निकाल नहीं पाएंगे। ये क्लासिकल मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, ठीक है। अगर उसमें हम सोल्व करते हैं लैग्रेंजियन वगैरह का यूज करके, तो हम प्रॉपर इसका आंसर निकाल देते हैं, ये वहीं से आता है 12, क्लियर है। तो आपका जो आंसर है वो सी सही होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हुआ। हेलो एवरीवन, नेक्स्ट हमारा जो डायमेंशनल एनालिसिस है उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इन द मोमेंटम स्पेस ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल इज 5p इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाय p स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर where alpha and beta are real constants. The uncertainty delta x is measuring its position is, ठीक है। A B C D यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सिलेक्ट करना है। तो क्या किया, उसको ध्यान से देखना। सबसे पहले तो वेव फंक्शन गिवन है, ठीक है, किसका, मोमेंटम का, वन डायमेंशनली, तो 5p इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई p स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट आपको निकालना है द अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स इन मेजरिंग इट्स पोजीशन इज, डेल्टा एक्स निकालना है आपको, ठीक है। तो किस टाइप से निकालेंगे, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे पोजीशन और मोमेंटम, ठीक है, दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो किससे बताते हैं हम, हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेट इज क्या होता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्लियर। ये होता है डेल्टा एक्स इज नियर बाय इक्वल टू एच क्रॉस बाय डेल्टा पी, ठीक है। ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, क्लियर। अब हम डायमेंशन में बात कर रहे हैं, डायमेंशन में हम निकालेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से क्वांटिटीज दी हुई है, एक तो पी है जो कि अपने आप में मोमेंटम है, और एक बीटा है जो कि क्या है, कांस्टेंट है। अल्फा भी कांस्टेंट है, बीटा भी, दो कांस्टेंट गिवन है, और पी यहाँ पे क्या है, मोमेंटम। तो हम अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर रियल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बीटा जो है उसका डायमेंशन निकाल लेंगे, क्लियर है। तो बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ध्यान से अगर देखिए तो ये हमारा फॉर्मूला है अल्फा डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इट मीन्स ये दोनों ऐड हो रहे हैं, पी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इट मीन्स इसकी जो इसका जो डायमेंशन है और इसका जो डायमेंशन है वो सेम रहने वाला है, क्लियर है। तो डायमेंशन ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ बीटा विल बी, क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ बीटा विल बी और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी, पी मीन्स मोमेंटम, ठीक, मोमेंटम के इक्वल बीटा का डायमेंशन हो जाएगा। इट मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पी, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, पी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो होता है एम एल टी माइनस वन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डायमेंशनल, और ये बीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स बीटा का और जो मोमेंटम है उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होने वाला है। इट मीन्स ये तो क्लियर हो जाएगा कि जो डेल्टा पी है, ठीक है, वो बीटा से निकल के आ जाएगा, क्लियर है। अब इसकी जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर दो। इस इक्वेशन में पुट करने पर क्या मिलेगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच क्रॉस डिवाइड बाई डेल्टा पी की जगह हम बीटा रख देंगे,
क्लियर है। साथ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। यहाँ पे हम यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करें, हम डायमेंशन का यूज करके लगभग इसका आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है। तो एच क्रॉस बाय बीटा कहाँ दिख रहा है? एच क्रॉस बाय बीटा, एच क्रॉस बाय बीटा स्क्वायर है, बीटा क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे एच क्रॉस अल्फा भी आ गया है और एच क्रॉस बाय बीटा ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 1/√2 आएगा, तो जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। डेट इज एच क्रॉस डिवाइड बाय √2 बीटा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये, आंसर क्लियर। हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, प्लैंक्स डिफाइंड अ characteristic temperature Tp from powers of the gravitational constants G, Planck's constant H, Boltzmann constant Kb, and the speed of light c in vacuum. The expression for Tp is proportional to। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अब यहाँ पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है उसको ध्यान से देखना है। एक तो टीपी दी हुई है, ठीक है, ये तो निकालना है, तो ये हम इसको एलएचएस ले लेंगे, बाकी जो साइड से इसको हम फिजिकल क्वांटिटी से उनको हम राइट साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है, नेक्स्ट प्लैंक्स कांस्टेंट एच है, एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के भी है, एंड स्पीड ऑफ लाइट सी है। ठीक है, अब इनका डायमेंशन निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का बोल रहे हैं। ठीक है, तो फॉर जी का डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ जी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जी का कैसे फाइंड करेंगे? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कहां से निकल के आता है? एफ इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, साथ में जी। क्लियर है। अब यहाँ पे हम जी की वैल्यू निकालेंगे, तो जी कितना हो जाएगा यहाँ से? तो जी हो जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। क्लियर है। नेक्स्ट अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेंगे। फोर्स का हमने पढ़ रखा है MLT-2, ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, आर क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी लेंथ, और लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर, इसलिए डिवाइड बाय m1 m2। क्लियर है, कितना हो जाएगा? m और m स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से जो जी का डायमेंशन फॉर्मूला नेट वो बन जाएगा। क्या बनेगा? m यहाँ पे 1 था, तो ये कितना हो गया? -2। क्लियर, तो कितना हो जाएगा? m⁻1 हो जाएगा, ये -1 हो गया। नेक्स्ट एल 1 टाइम है और ये 2 टाइम है, कितना हो जाएगा? 3 टाइम हो जाएगा, और टी यहाँ पे कितनी टाइम है? -2 टाइम है। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी। उसी टाइप से हम किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे? अब हम निकालेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट एच का। ठीक है, नाउ डायमेंशन ऑफ एच, एच का डायमेंशन। ठीक है, तो एच का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पे न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी है। क्लियर, अब यहां से हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एच कितना हो जाएगा? E बाय न्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ml² T-2, जो कि वर्ग का होता है, सेम टू। नेक्स्ट न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पर टाइम, इट मीन T⁻⁻1 हो जाएगा। इनको मिला देंगे तो ये बन जाएगा यहाँ से m, नेक्स्ट L² एंड L⁻⁻2 +1, ये -1 ऊपर जाएगा, +1 हो जाएगा, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एच। नेक्स्ट यहाँ पे जो टर्म्स गिवन है वो गिवन है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज केबी। ठीक है, तो केबी के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अंदर पढ़ रखा है। ठीक है, एक फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू हाफ केबीटी होता है, E इज इक्वल टू हाफ केबीटी, यहाँ पर सिंपल इसको हम केबीटी लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, केबीटी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट साथ में टेम्परेचर। तो यहाँ से हम केबी की वैल्यू निकालेंगे, केबी हो जाएगा यहाँ से केबी इज इक्वल टू एनर्जी बाय टेम्परेचर। इट मीन्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला ml² T-2 डिवाइड बाय जो टेम्परेचर है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? अब यहाँ पे टेम्परेचर है तो टीपी की फॉर्म में ही निकालना, डायरेक्ट इसको हम डायरेक्ट टी को क्या लिख देंगे? टीपी लिख देंगे। ठीक है, के लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट ये टीपी हो गया, जो मिलके क्या बना देगा? एक तो ml² T-2, साथ में बचाएगा Tp-1। क्लियर है, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ केबी, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? सीधी सी बात है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड के लिए जो सी है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे लिख लेते हैं डायमेंशन ऑफ सी, डायमेंशन ऑफ सी निकाल रहे हैं। ठीक है, डायमेंशन ऑफ सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, और लाइट की स्पीड, इट मीन्स जो लाइट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, सॉरी स्पीड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो बन जाएगा मीटर पर सेकेंड से आ जाएगा लेंथ टाइम T⁻⁻1। ठीक है, ये यहाँ से हमने केबी निकाला है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ केबी, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ एच है और यहाँ पे डायमेंशन ऑफ केबी हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ केबी। अब ये सारे फॉर्मूले हमने निकाल लिए, सारे डायमेंशन फॉर्मूले हमने निकाल लिए हैं।
अब यहाँ पे जो हम पहले करे थे वही फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल बाय डायमेंशनल एनालिसिस, बाय डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, किसका निकालना है, टीपी का निकालना है, क्लियर है। तो यहाँ हम टी मान के चलेंगे, सॉरी टीपी मान के चलेंगे। टीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तो जी हो जाएगा हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, एक है एच हमारे पास, नेक्स्ट उसके बाद के भी है, और साथ में क्या है, एक सी है। तो जो जी है उसकी पावर को हम ए मान लेते हैं, क्लियर, ए बी सी डी, ये पावर इनकी मान ली हमने। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, टीपी इज इक्वल्स टू जी टू द पावर ए, नेक्स्ट एच टू द पावर बी, नेक्स्ट के बी टू द पावर सी, एंड सी टू द पावर डी। यहाँ पे ए बी सी डी तीनों की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे डायमेंशन इनके जो फॉर्मूले हैं उनकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्लियर। नेक्स्ट अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा टीपी इज इक्वल टू जी क्या है यहाँ पे, ये फॉर्मूला रख देंगे यहाँ पे हम, एम टू द पावर -1, एल टू द पावर 3, टी टू द पावर -2, ये ए हो गया। नेक्स्ट अब एच के लिए, एच की यहाँ से वैल्यू हम लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बन जाएगा ये एम एल स्क्वायर टी -1, ठीक है। इसका भी पावर कितना हो जाएगा, बी, साथ में ये भी बी और ये माइनस बी, ठीक है। या तो ऐसा कर लो या इसका पूरे की पावर लिख लो, ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पे ये बी, 2b और ये माइनस बी। नेक्स्ट के बी क्या है यहाँ पे, के बी का डायमेंशन ये रहा यहाँ पे, एम एल स्क्वायर टी -2 टी पे -1, इसकी पावर लिख देंगे पूरी, ठीक है, क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट उसके बाद सी, स्पीड ऑफ लाइट, ये सी अलग है ये सी अलग है, क्लियर। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन एल टी -1, पावर कितना हो जाएगा डी, ये डी हो जाएगा, ठीक है। इनको मिला के लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट टीपी का पावर कितना है, टीपी का पावर 1 है, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब एम माइनस ए, एम को देखना ध्यान से, एम एक तो माइनस ए है, क्लियर है। उसके बाद एम क्या है यहाँ पे है, कितना है ये बी, कितना है प्लस बी आ जाएगा, यहाँ से एम क्या हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, प्लस सी वहाँ नहीं है, ठीक है, ये एम हो गया। नेक्स्ट उसके बाद एल को देखो, ये एल टू द पावर 3, साथ में ये ए आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे एल 2b है, एल 2b मतलब +2b। नेक्स्ट उसके बाद एल क्या है, यहाँ फिर से क्या है 2c हो जाएगा, +2c, और यहाँ पे क्या है एल डी प्लस डी हो गया, क्लियर। नेक्स्ट एल होने के बाद फिर क्या है यहाँ पे टेम्परेचर टी, सॉरी टेम्परेचर टी नहीं है, ये टाइम टी है, टी ये हो जाएगा -2a, क्लियर। -2a के बाद फिर क्या है यहाँ पे -b, यहाँ पे -2c, और क्या हो जाएगा यहाँ पे टी या -d हो जाएगा, ये हो गया। नेक्स्ट अब क्या बचा है यहाँ पे टीपी बचा है, ये रहा टीपी, ये वाली टर्म भी बची यहाँ पे, तो टीपी को लिख लेंगे मल्टीप्लाई पे, टीपी कितना है, टीपी -1c है, कितना है -1c, इट मीन्स ये इतना लिख देंगे। अब इन सबको कंपेयर करना है, ठीक है, कंपेयर करके हमको इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ से हम जो पावर है उनको कंपेयर कर लेंगे। तो देखो -a + b + c क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे एम है ही नहीं मतलब 0, तो -a + b + c = 0, एक इक्वेशन ये बन गई। नेक्स्ट यहाँ से अब ये एल को कंपेयर करेंगे हम, तो कौन सी इक्वेशन बनेगी यहाँ पे 3a + 2b + 2c + d, ये भी 0 के इक्वल है क्योंकि यहाँ पे t नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ से आएगी -2a -b -2c -d, ये भी 0 के इक्वल रहेगी, क्लियर है। नेक्स्ट अब क्या रहेगा टीपी -c, ये किसके इक्वल रहेगा, यहाँ पे ध्यान से मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे कोमा लगा करके, ठीक है। टीपी की पावर कितनी है 1 है, इज इक्वल टू यहाँ पे -c, इट मीन सी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई, सी की वैल्यू कितनी आ गई है -1 आ गई है। यहाँ से क्लियरली सी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू कितनी हो गई है -1 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से सी अपने को मिल गया, सी इज इक्वल टू -1, एक टर्म हमारे पास हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम ये सी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा ये कितना हो जाएगा, ए उस साइड जाएगा तो प्लस का ए हो जाएगा, -b इज इक्वल टू सी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, एक इक्वेशन ये हो गई। नेक्स्ट इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है यहाँ से। नेक्स्ट अब क्या करेंगे a -b, अब इन दोनों में हम c की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन जब इसमें मैं c की वैल्यू पुट करता हूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3a + 2b, ठीक है, ये +d रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा तो ये -2c हो जाएगा, c की वैल्यू 1 -1 पुट करूँगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 उस साइड जाएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से आया है। नेक्स्ट अब एक और इक्वेशन में यहाँ से लिख लूंगा, यहाँ पे लिख लूंगा यहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ से मैं माइनस साइन को कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बन जाएगा ये 2a, यहाँ से प्लस b बन जाएगा, ठीक है, c को अभी छोड़ देना है, प्लस d बन जाएगा, c को हम यहाँ लिखेंगे। तो ध्यान से देखना यहाँ पे c की वैल्यू -1 पुट करें तो क्या हो जाएगा ये +2 हो जाएगा, ठीक है।
माइनस तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया था, प्लस 2c बचा है यहाँ पे, प्लस 2c और c की वैल्यू -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो -2 उस साइड जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस किया, ये a आया यहाँ से, ठीक है, माइनस किया, ये प्लस b आया और ये माइनस किया तो ये कट गया। क्लियर है। इज इक्वल टू, और 2 से 2 क्या हो गया, ये 0 हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब ये वाली इक्वेशन इन दोनों से हम a और b दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं यहां पुट कर रहा हूं इस साइड, इस इक्वेशन को। ठीक है, तो ये बन जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्लियर है। नेक्स्ट इसको मैं सोल्व कर लूंगा, तो a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, b और ये कट जाएगा, नेक्स्ट इज इक्वल टू ये -1 हो जाएगा, तो यहां से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। क्लियर। a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, -1/2। अब ध्यान से देखना, c की वैल्यू हो गई हमारे पास, एक a की वैल्यू हो गई है। ठीक है, हम निकालेंगे b की वैल्यू, तो यहां से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो गया। अब हमने 3 वैल्यू निकाल ली है, अब d की वैल्यू निकालना है, किसकी, d की वैल्यू। तो d की वैल्यू के लिए सारी वैल्यूज जो है हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो d की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो हम पुट करते हैं यहाँ पे 3a, इट मीन्स इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है, -1/2, तो डायरेक्ट -3/2 हो जाएगा। ठीक है, -3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन, प्लस, ठीक है, 2c की वैल्यू कितनी है, -1 तो -2c हो जाएगा। ठीक है, प्लस d, -2 हो जाएगा प्लस d हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहां से d की वैल्यू निकाल लेना है। क्लियर है। जैसे आप यहाँ पे d की वैल्यू ध्यान से देखना, -3/2 +1 -2, तो +1 -2 कितना हो जाएगा, -1। अब -3/2 -1 कितना हो जाएगा, -5/2। अब इस साइड लेफ्ट साइड -5/2 है, तो d की वैल्यू ये -5/2 उस साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 5/2। अब हमारे पास चारों की वैल्यू आ गई है, a इज इक्वल टू -1/2, b इज इक्वल टू 1/2, c इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू 5/2। ये यहाँ पे 2 है। आई होप इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब इन सब की जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज हमने निकाली है, इन सब की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से टीपी का रिलेशन निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से कौन सी क्वांटिटी बनेगी साथ में पता चल जाएगा अपने को, टीपी इज इक्वल टू, चलो नेक्स्ट, g टू द पावर a की वैल्यू कितना है यहाँ पे, -1/2, इट मीन -1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय h टू द पावर b कितना है, 1/2, ये 1/2 में आ जाएगा। नेक्स्ट kb टू द पावर c की वैल्यू कितना है, -1, तो ये -1 हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट c है और d की वैल्यू कितनी है, 5/2 है। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, तो ये टीपी क्या हो जाएगा, टीपी इज इक्वल टू, और इस प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनल की बात करिए तो प्रोपोर्शनल का साइन लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसको रीअरेंज कर लेना है। देखो अब यहाँ पे इसके डिवाइड में पावर के -1 डिवाइड बाई 2 है या 1/2 है, तो हम सबको इक्वल बनाएंगे। ठीक है, तो क्या मैं केबी को लिख सकता हूँ -2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, -2 डिवाइड बाई 2, कोई इंपैक्ट पड़ेगा, कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा कैसा रहेगा ये। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब इसको मैं अरेंज कर दूंगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, सबकी पावर 1/2 है, तो सबसे पहले मैं एच को लिख दूं, एच लिख दिया है। नेक्स्ट उसके बाद मैं यहाँ c टू द पावर 5 लिख दूं, c टू द पावर 5 लिख दिया है क्योंकि ये प्लस वाली टर्म है। अब माइनस वाली टर्म को नीचे लिख दूंगा, g लिख दिया है -1/2, ये बाहर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे केबी को लिख दिया, तो केबी क्या हो जाएगा, केबी का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इन सबको मैं बाहर करूँ तो क्या बन जाएगा, √1/2। अब इसको आप सोल्व करोगे वापस से वही क्वांटिटी बन रही है। ठीक है, तो ये 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। क्लियर है। इसका मतलब √h c टू द पावर 5 g kb स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ से ऑप्शन से मैच करेंगे हम, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पे, h √, ठीक है, ये रूट है, हाफ का मतलब क्या है, रूट है। नेक्स्ट h c टू द पावर 5, नेक्स्ट ऑप्शन ए ही देखना, g और kb स्क्वायर, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो जो ऑप्शन ए है हमारा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली सीएसआर नेट के अंदर देखने को मिलते हैं। क्लियर। हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। In the scattering of some elementary particles, the scattering cross section sigma is found to depend on the total energy E and fundamental constants H and C, that is speed of light. Using dimensional analysis, the dependence of sigma on these quantities is given by. ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा लिया है। ठीक है, और ये सिग्मा क्या कर रहा है, एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड है, प्लैंक्स कांस्टेंट के ऊपर भी डिपेंड है और स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर भी डिपेंड है। तो किस टाइप से डिपेंड है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे भी हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो क्वांटिटी यहाँ पे गिवन है, जैसे सिग्मा गिवन है, ई गिवन है, एच गिवन है, सी गिवन है, इन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। क्लियर। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम सिग्मा की बात करें, डायमेंशन ऑफ सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा का डायमेंशन क्या होगा, ध्यान से देखना, सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। और एरिया क्या होता है,
लेंथ स्क्वायर, ये इसका डायमेंशन होता है, सिंपल हमने लिख दिया। नेक्स्ट उसके बाद है एनर्जी, तो एनर्जी ई मीन्स क्या है, एनर्जी। एनर्जी का ऑलरेडी मैंने बता रखा है आपको, क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्लियर है। नेक्स्ट कैसे निकाला है, प्रीवियस वीडियो देख सकते हो आप। नेक्स्ट उसके बाद एच प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, एच की वैल्यू कांस्टेंट है ये, कौन सा कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट इसका भी डायमेंशन मैंने बता रखा है आपको, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में निकाला भी था, ध्यान से देखो उसको। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये एच का है। साथ में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्पीड, सी क्या है, स्पीड है, स्पीड और वेलोसिटी सेम डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन। क्लियर। अब इतना क्लियर होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय डायमेंशनल एनालिसिस हम फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है, रिलेशन बाय डायमेंशनल एनालिसिस। क्या रिलेशन बताएंगे कि सिग्मा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो एच ले लिया है, एक तो सी ले लिया है और एक ई ले लिया है, ठीक है, ये ई एच सी। नेक्स्ट यहाँ पे एच की पावर ए मान लो, सी की पावर बी मान लो और ई की पावर सी मान लो। क्लियर है। ये सी अलग है, ये सी स्पीड ऑफ लाइट है और ये हमने यहाँ पे ये सी को लेट किया है, ए बी सी। अब नेक्स्ट यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। चलो नेक्स्ट मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, ये लाइन खींची मैंने यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, अब सिग्मा एज इट इज रहेगा, ठीक है, नहीं तो इसका डायमेंशन लिख लेते हैं, सभी का डायमेंशन लिख लेंगे। सिग्मा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। क्लियर है, इज इक्वल टू एच ए, एच का डायमेंशन क्या है यहाँ से, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन टू द पावर ए। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट उसके साथ सी है, सी क्या है, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन टू द पावर कितना है, बी है, और साथ में एनर्जी, एनर्जी क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, साथ में यहाँ पे सी आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हम सिर्फ पावर को कंपेयर कर लेते हैं, पावर को कंपेयर करेंगे तो इस साइड एम नहीं है, इट मीन जीरो है। क्लियर, इज इक्वल टू यहाँ पे एम टू द पावर एक तो ए है, ठीक है, और यहाँ पे एम नहीं है और ये एम की पावर सी है और ये प्लस का सी है, ठीक है, ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ये बन गई। नेक्स्ट एक और इक्वेशन बनाएंगे हम यहाँ से, एल को कंपेयर कर लो। एल कितना है यहाँ पे, एल की पावर टू है, टू इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, टू ए प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, वन बी, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस टू सी हो जाएगा। एक इक्वेशन ये निकल गया यहाँ पे। नेक्स्ट एक और इक्वेशन बना लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, टी के लिए, तो टी यहाँ पे कितना है, जीरो है, टी की पावर। नेक्स्ट यहाँ पे टी की पावर माइनस ए है, तो हम माइनस ए लिखेंगे यहाँ पे, माइनस वन मल्टीप्लाई बाई ए माइनस ए हो जाएगा। नेक्स्ट ये माइनस भी हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस टू सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां से ध्यान से अगर देखें तो ए और सी की वैल्यू सेम रहेगी, बस साइन का डिफरेंस रहेगा। क्लियर है। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को रीराइट करूंगा यहाँ पे। तो इस वाले इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं, टू ए प्लस बी प्लस टू सी इज इक्वल टू टू। नेक्स्ट इस वाले इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं, ए प्लस बी प्लस टू सी इज इक्वल टू कितना है, जीरो है, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे तो इसको सोल्व करने पर मिलेगा ए बी से भी कट जाएगा, ये काट दिया। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, टू सी और टू सी भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये भी काट दिया। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, टू निकल के आ जाएगी। क्लियर। तो ए टू हो गया, ए की वैल्यू टू हो गई है, हमने निकाल लिया ए बराबर टू निकाल लिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे पुट करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से सी इज इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा। क्लियर है। ए की वैल्यू टू है, सी की वैल्यू माइनस टू हो जाएगी। नेक्स्ट बी की वैल्यू निकालना है, तो बी की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं इस वाली इक्वेशन से, यहाँ पे निकाल रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। टू इज इक्वल टू टू ए कितना है, टू है, टू टू जा फोर, प्लस बी कितना है निकालना है। नेक्स्ट टू सी कितना है, माइनस टू, इट मीन माइनस फोर हो जाएगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, फोर से फोर कट जाएगा, बी की वैल्यू टू निकल के आ जाएगी। ठीक है। ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल ली है हमने। क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो सिग्मा क्या है, ये रिलेशन लिख लो, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच टू द पावर, एच की पावर ए कितना है यहाँ पे, टू, सी कितना है माइनस टू, एंड ई कितना है, ए की पावर सी कितना है वापिस से, सॉरी सी की पावर बी है, इट मीन प्लस टू आएगा। ठीक है। नेक्स्ट ई कितना है, ई की पावर सी है और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस टू है, ये माइनस टू है, इसको मिला देना है। तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो इसको मैं लिख सकता हूं एच सी डिवाइड बाई ई, इतना लिख दिया, सबकी पावर टू है, यहाँ पे टू कर दो। ठीक है। ये रिलेशन किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है अपना। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा।